हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ सीटेट से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। तो फ्रेंड्स, आज जिन हम 10 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे वो मैंने बहुत ही चुने हुए सीटीपी के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। और ये क्वेश्चंस आप देखेंगे फ्रेंड्स बहुत ही बेसिक से उठाए गए हैं, लेकिन ये बहुत ही जो कन्फ्यूजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं क्वेश्चन को मैं ले रही हूँ आज। तो आप ज़रूर बताएं कि इन 10 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जो भी आपने टारगेट डेली सेट किया होगा वो आप डेली फॉलो कर रहे होंगे और आने वाले सीट को आप क्लियर कर पाएँ, यही कामना के साथ चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन है निम्न में से हॉर्मिकवाद, ठीक है, हॉर्मिकवाद के जनक कौन हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है हॉर्मिकवाद। तो हॉर्मिकवाद के जनक कौन हैं? मैकडोगल, वाटसन, स्किनर या फ्रायड ने। ठीक है, मतलब ये हॉर्मिकवाद सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था। ठीक है ना, तो अगर सबसे पहले हम ऑप्शंस की बात करें, सबसे सही ऑप्शंस की बात करें तो वो है आपका मैकडोगल साहब। ठीक है, मैकडोगल साहब आपके जो हैं हॉर्मिकवाद के जनक हैं। और मैकडोगल साहब के बारे में बात किया जाए तो जो विलियम मैकडोगल साहब हैं उन्होंने आपकी मूल प्रवृत्तियाँ दी हुई हैं। कितनी दी हुई हैं? मूल प्रवृत्तियाँ दी हुई हैं और इन्होंने प्रत्येक मूल प्रवृत्तियों की संवेग बताए हैं। कितने बताए हैं? संवेग बताए हैं। अब उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियाँ आपकी दी हैं, 14, और 14 हर एक मूल प्रवृत्ति का एक संवेग है। ठीक है, जैसे गुस्सा होना एक संवेग है, प्रेम संवेग है, मतलब जो हम व्यवहार अपने आस पड़ोस में देखते हैं वो हमारी मूल प्रवृत्तियों से आती हैं। और मैकडोगल साहब कहते हैं कि फ्रेंड्स कुछ जो संवेग होते हैं हमें सीखने नहीं पड़ते और कुछ संवेग जो होते हैं हम इन्वायरमेंट से अडॉप्ट करते हैं ना। जैसे गुस्सा होना किसी भी कोचिंग में कोई नहीं सीखता, और रोना, जो छोटा बच्चा होता है वो रोता है जब उसे भूख लगती है या कोई प्रॉब्लम होती है उसे, तो बच्चा रोता है, रोना भी हम कहीं नहीं सीखते। और कुछ व्यवहार होते हैं जो जन्मजात होते हैं, जो संवेग हैं आपके, कुछ संवेग जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं। मैकडोगल साहब जी कहते हैं कि जैसे ये आपकी चिड़िया है जो घोंसला बनाती हैं, वो कहीं से कोचिंग नहीं करते या उन्हें कहीं से सिखाया नहीं जाता। जानवरों को कोई तैरना नहीं सिखाता, तो जो जिस इन्वायरमेंट में रहता है उस इन्वायरमेंट में ढल जाता है। वो कुछ चीज़ें जो होती हैं जन्मजात होती हैं, जिनको इन्होंने कहा है मूल प्रवृत्तियाँ। ठीक है, तो जो हॉर्मिकवाद के जनक हो गए वो हो गए मैकडोगल साहब। और वाटसन साहब के बारे में बात करी जाए तो ये व्यवहारवाद के जनक हैं। और फ्रायड साहब की बात करी जाए तो ये मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं। इन्होंने इदम, अहम और परा अहम, ईड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बात करी हुई है फ्रायड साहब ने। ठीक है, आई होप आपको बातें क्लियर रही होंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक हैं और बहुत ज़्यादा पूछे भी गए हैं। गेस्टाल्टवाद के बारे में क्या सत्य है। ठीक है, गेस्टाल्टवाद के बारे में बात किया जाए तो क्या सत्य है। इसकी शुरुआत जर्मनी में हुई। गेस्टाल्ट का अर्थ पूरी आकृति होती है। यह एक संज्ञानात्मक विचारधारा है। उपरोक्त सभी। तो गेस्टाल्टवाद की बात करी जाए फ्रेंड्स, पहले सही ऑप्शंस की बात कर लें तो फ्रेंड्स चौथा जो है उपरोक्त सभी, ये सारा जो है सही है। गेस्टाल्टवाद के बारे में तीनों चीज़ें सत्य हैं। इसकी जर्मनी में शुरुआत हुई और गेस्टाल्ट का मतलब होता है जो मान लीजिए बहुत सारे बिंदु हैं और इन्हें मिलाकर एक पूरी आकृति देना। ठीक है, ये पूरी आकृति गेस्टाल्ट कहलाता है। ठीक है, एक संज्ञानात्मक विचारधारा है ये। जैसे मनोवैज्ञानिक ने हमारे मन को बांटा है, चेतन मन, अर्धचेतन मन, अवचेतन मन, हमारे माइंड को बांटा है, हमारी कोशिकाओं को बांटा है, उसी तरह गेस्टाल्टवाद को भी बांटा गया है और एक संज्ञानात्मक है। इसको बहुत ज़्यादा प्रूफ करके नहीं बताया जा सकता, लेकिन कुछ व्यवहारिक चीज़ें हैं जो संज्ञानात्मक विचारधारा से मिलती हैं, इसीलिए क्या है, गेस्टाल्टवाद का जन्म हुआ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और समझ लेते हैं गेस्टाल्टवाद क्या है। तो आपके गेस्टाल्टवाद जो है, इसमें जो है आपके वर्दीमेयर साहब जो है इसके जनक हैं। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। आप लोगों ने कहीं भी अगर किसी की भी नोट देखी होगी तो आपने ज़रूर पाया होगा कि गेस्टाल्टवाद
बहुत से ऐसे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हुए, जैसे संरचनावाद हुआ आपका, प्रकार्यवाद हुआ आपका ना, ये सारी चीज़ क्या हैं, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हैं। तो गेस्टाल्टवाद भी उन्हीं में से एक है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं यूपी टेट और सी टेट में बहुत ही फेवरेट है। सुपर टेट में भी आप देखेंगे तो जो ये मैस्लो की जो ये तीसरा वाला क्वेश्चन है ये भी पूछा गया है, और जो फ्रायड की जो मैंने अभी भी बात करी, इदम अहम और परा अहम, इनसे तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, मैस्लो का संबंध मनोविज्ञान के किस विचारधारा से है? जैसे हमने अभी विचारधारा गेस्टाल्टवाद देखी ना, वो एक विचारधारा है। संरचनावाद भी एक क्या है, विचारधारा है। व्यवहारवाद भी क्या है, एक विचारधारा है, जो वाटसन साहब कहते हैं। तो जिस जिस तरह से परिवर्तन होता गया समाज में, वैसे वैसे मनोवैज्ञानिकों ने इसकी अपनी अपनी मत और अपनी अपनी राय दी। ठीक है, तो मैस्लो का संबंध मनोविज्ञान के किस विचारधारा से है? मानवतावाद, गेस्टाल्टवाद, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणवाद। तो आई होप आपको समझ में ही आया होगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। तो मैस्लो साहब बचे वो किसके विचारधारा में आते हैं? मानवतावाद के विचारधारा में आते हैं। ठीक है, मैस्लो साहब जो है मानवतावाद के जनक हैं, मैस्लो साहब। ठीक है, गेस्टाल्टवाद के बारे में मैंने भी बता दिया, वर्दीमेर इसके जनक हैं। व्यवहारवाद जो है, बिहेवियरिज्म जो है, ये आपके वाटसन साहब ने दिया है। ठीक है, और मनोविश्लेषणवाद जो है ये आपके फ्रायड साहब ने दिया है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मैकडूगल ने व्यवहार का कारण किसे माना है? अभी भी मैकडूगल साहब की मैंने बात करी पहले ही क्वेश्चन में। तो मूल प्रवृत्ति को, संवेग को, व्यवहार को, अनुकरण को। ठीक है, ये तीनों जो है मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत हैं, ये चारों, चाहे वो मूल प्रवृत्तियाँ हुई, संवेग हुआ, व्यवहार हुआ या अनुकरण हुआ, ये जो है आपके चारों जो है कहीं न कहीं मनोविज्ञान में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, और बहुत से मनोवैज्ञानिक इसको अपनी परिभाषा में व्याख्या भी कर चुके हैं, और उसकी डिटेल मैंने बहुत सी वीडियोस में ऑलरेडी बना चुकी हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप जानना चाहते हैं बेसिक से चीज़ों को, चाहे वो व्यवहार हुआ, अनुकरण हुआ, संवेग हुआ, मूल प्रवृत्तियाँ हुई, मैं ऑलरेडी बहुत समय पहले ही उस वीडियो को अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर उस वीडियो को जाके विजिट करें, अपने कन्फ्यूजन को दूर करें, बस इसलिए। चलिए देखते हैं, तो मैकडूगल साहब ने क्या कहा है कि व्यवहार इंसान को किस प्रकार से आता है? मूल प्रवृत्तियों के कारण आता है। उन्होंने क्या है, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत भी दिया, और इसीलिए दिया क्योंकि जन्मजात कुछ चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब साइकोलॉजी को, शिक्षा मनोविज्ञान को या बाल मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान या मन का विज्ञान कहा गया, तब मैकडूगल साहब ने कहा कि जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं ये भी कहीं न कहीं अपना बहुत ही बड़ा योगदान देती हैं हर एक व्यक्ति के जीवन में। ठीक है, तो मूल प्रवृत्तियाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे होता है हमेशा आप जिस भी मनोवैज्ञानिक की परिभाषा पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि वो लोग कहते हैं कि हमारा जो समाज है और जो हम आनुवांशिकता जो हमारे अंदर है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, उसी से हम कुछ चीज़ सीखते हैं। लेकिन मैकडूगल साहब जी कहते हैं कि नहीं, कुछ चीज़ें जो होती हैं जन्मजात होती हैं, जिन्हें कहीं से भी, चाहे वो वातावरण हो, चाहे वो अनुवांशिकी हो, सीखना नहीं पड़ता है। जैसे रोना हुआ ना, गुस्सा करना हुआ, तो इस तरह से मूल प्रवृत्तियाँ। अब संवेग क्या है? संवेग तो होता है फ्रेंड, बहुत संवेग ऐसे होते हैं जो हम नहीं सीखते हैं, लेकिन सभी संवेग, जैसे हम किसी को देखकर सिंगिंग करते हैं, तो ये संवेग जो हमारा सिंगिंग करने का है ना, ही वो अनुवांशिकी से तो बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। कहीं ना कहीं हम उसको पर्यावरण से जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम उस पर्यावरण में रह रहे हैं, देख रहे हैं, ढल रहे हैं, तभी तो हम सिंगिंग करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो मैकडूगल साहब ये हो गए। व्यवहार को तो आपके वाटसन साहब समझ रहे हैं आप। अनुकरण की बात करूँ मैं, तो आपके स्किनर साहब जो हैं, जो पहले ऑप्शंस में हम लोगों ने देखा, तो स्किनर जी जो हैं वो कहते हैं कि जो बच्चा है या कोई व्यक्ति है, वो कोई भी चीज़ आसानी से अनुकरण द्वारा सीख सकता है। अनुकरण मतलब कॉपी करना, नकल करना, किसी को देखकर हूबहू नकल उतारना अनुकरण कहलाता है। आपके स्किनर साहब भी कहते हैं, और मैकडूगल साहब भी इसकी परिभाषा देते हैं कि अनुकरण किसे कहते हैं। मैकडूगल साहब भी कहते हैं कि अनुकरण जो है वो किसी को हूबहू देखकर नकल उतारना, चाहे वो गलत हो या सही हो, इस पर हम विचार नहीं करते। बस कोई हमारे सामने कोई एक्टिंग कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है, हमें अच्छा लग गया तो हम बिना विचारे भी उसका जो है अनुकरण कर लेते हैं, उसको फॉलो कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए फ्रायड के अनुसार हमारे अचेतन मन का प्रकटीकरण संभव है स्वप्नों द्वारा, जुबान फिसलने द्वारा, नींद से बड़बड़ाने द्वारा, उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले हम फ्रायड की बात कर लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में हमने बात करी है आगे। तो आपने पहला तो जान लिया कि ये मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं। एक ही वीडियो में 3-4 बार आपने इनका नाम देख लिया, इसलिए मैंने इसको इन नामों को जानबूझ के लिया है, ताकि आपको बार बार सुनने से चीज़ें याद हो जाए, कन्फ्यूज में न रहें आप। ठीक है, तो फ्रायड जी ने मनोविश्लेषणवाद को दिया। अब क्यों दिया, इसके अंदर भी एक रीज़न है कि मन का विश्लेषण किया उन्होंने, इसलिए उनके जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का नाम हुआ वो मनोविश्लेषणवाद हुआ। उन्होंने मन को बांटा है, एक तो बांटा है उन्होंने चेतन मन, ठीक है, फिर अर्धचेतन मन, और फिर अचेतन या अवचेतन मन उन्होंने कहा है। ठीक है, कहीं कहीं आपको अवचेतन मिलेगा, कहीं कहीं अचेतन मन मिलेगा। ठीक है, तो चेतन मन तो वो होता है जो हम प्रेजेंट टाइम में पूरा होशो हवास में कर रहे होते हैं, वो हमारा चेतन मन हो गया। अर्धचेतन मन उसे कहते हैं जब कोई चीज़ें जो होती हैं वो हमारे मन में तो होती हैं, हमने उस चीज़ को सीखी हुई है, लेकिन बहुत पहले छोड़ दिया है हमने, जिससे वो हमारा रिवीजन नहीं हो पाया है और हम समय के साथ भूल गए हैं उसे। लेकिन हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो वो हमें फिर से रिकॉल हो जाएंगी, फिर से चीज़ें वो याद हो जाएंगी। तो वो हमारा अर्धचेतन मन में वो चीज़ें हैं। अचेतन मन में वो चीज़ें रहती हैं जो हम कितना भी कोशिश कर लें वो नहीं हमें याद आती, वो बाई चांस तब याद आ जाती हैं, जब उन्हें हम कोशिश भी नहीं करते, हमें ज़रूरत भी नहीं होती उन चीज़ों को याद करने का, लेकिन बाई चांस वो चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। ठीक है, तो वही अचेतन मन के बारे में फ्रायड साहब फ्रायड के अनुसार हमारे अचेतन मन का प्रकटीकरण कैसे संभव। आप ही सोचिए, बहुत पहले बहुत चीज़ आप भूल चुके हैं और अचानक से आप सपने में देखते हैं उस चीज़ को, तो रिकॉल हो जाएगा, याद आ जाएगी। जुबान फिसलने से भी कभी कभी जो चीज़ें हम पहले भूल गए होते हैं वो चीज़ें हम बोल जाते हैं किसी के सामने, या बस वैसे ही ना। नींद में बड़बड़ाने से भी हम जो अपने पूरे दिन की क्रियाकलाप होती है जो भूल चुके हुए होते हैं, फिर भी हम नींद में उन चीज़ों को बड़बड़ाते हैं, हमें वो बहुत ही चेतन मन में याद नहीं होता, लेकिन हम नींद में क्या करते हैं, बड़बड़ाते हैं। तो ये आपका हो गया चौथा ऑप्शन, जो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन है, जानकारी को कुछ समय के लिए चेतन से बाहर हो जानकारी जो कुछ समय के लिए चेतन से बाहर हो गई, ये भी फ्रायड साहब के बारे में ही है, उसका स्थान कहाँ होगा। चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, मस्तिष्क। मस्तिष्क तो होगा नहीं, क्योंकि ये मस्तिष्क के ही भाग है, इसलिए पहले गलत हो गया। चेतन मन वो होगा जिसमें हम प्रेजेंट टाइम में हमको सारी चीज़ें याद हैं ना, जैसे हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, अगर मान लीजिए हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो उस टाइम में हमको सारी रूल याद होंगे, लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद हम उस रूल्स को भूल जाते हैं अगर हम रिवीजन न करें तो ना। तो चेतन मन भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कुछ समय के लिए चेतन से बाहर हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, कुछ समय के लिए, बिल्कुल तरह से भूल जाएंगे तब तो वो अचेतन मन में चला जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा अर्धचेतन मन में, कि कुछ समय के लिए भूल गए हैं लेकिन बहुत थोड़ा सा दबाव डालेंगे अपने मस्तिष्क पर, अपने माइंड पर, तो चीज़ें हमें याद आ जाएंगी। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता के प्रकार कौन कौन से हैं। सहज सृजनात्मकता, आकस्मिक सृजनात्मकता, संरचनात्मक सृजनात्मकता, उपरोक्त सभी। तो सृजनात्मकता की बात कर ले हम तो ये बोलने में ही या देख के ही इसको अजीब सा लगता है कि मतलब क्या है ये। तो मैं बता दूं आपको इसकी इंग्लिश, आप हमेशा यूज करते हैं इसको क्रिएटिविटी। क्या है आपकी ये, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के कौन कौन से प्रकार हैं, सहज, आकस्मिक, संरक्षण, तीनों हैं। इसका मतलब है कि जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौथा, उपरोक्त सभी। तो क्रिएटिविटी के ये तीनों प्रकार है। सहज, ऐसी क्रिएटिविटी जो बहुत आसानी से हम कर लेते हैं, नॉर्मली कोई भी वैसा क्रिएटिविटी कर ले ना, कुछ नया चीज़ सीख रहे हैं और अचानक से उसमें भी नया हो जाता है, आसानी से जब क्रिएटिविटी हो जाए तो उसको सहज सृजनात्मकता कहते हैं। आकस्मिक, हम काम को कर रहे हैं, अचानक से हमने कुछ नया कर दिया ना, जैसे हमें पहले से उसके बारे में नहीं पता है कि हम ये काम करने जा रहे हैं, जैसे हम आर्ट बनाने जा रहे हैं या हम
आर्ट ही बनाने जा रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल में ही रखें कि हम आर्ट बनाने जा रहे हैं और हमने बस ये कहा है कि हाँ हमको जो है बस एक फूल पत्ती ऐसे करके बनाना है, सिंपल बना देना है ना। लेकिन अचानक से आपके माइंड में आ जाता है कि अगर फूल है, अगर ऊपर हम उसको आकाश बना दें और हल्का सा आप सूरज उगा दें तो कितना प्यारा होगा ना। अचानक से आप बस कलर करते करते उसको कर देते हैं नहीं, तो आकस्मिक सृजनात्मकता वो हो जाएगा, आप अचानक से वो क्रिएटिविटी करेंगे। ठीक है, ये भी हो गया। संरचनात्मक सृजनात्मकता, जैसे कुछ हम पहले से सोच ले फिर उसको हम करें तो वो क्रिएटिव हो जाए। जैसे कि बल्ब का आविष्कार जब हुआ, ठीक है, एडिसन साहब ने किया, तो उनका पहले से ही उनके मन में था कि मुझे बल्ब का ही आविष्कार करना है। अब किस प्रकार से करना है, अब वो जितना फेलियर हुआ, जितना उनका सक्सेस हुआ उसके हिसाब से, लेकिन उन्होंने पहले से संरक्षण कर रखा था, सोच रखा था कि हमको किस चीज़ का आविष्कार करना है। ठीक है, तो ये आपकी क्रिएटिविटी हो। ये 3 प्रकार की क्रिएटिविटी, आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अंतःक्रिया को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है? वाइगोत्स्की, स्किनर, मैकडूगल, आलपोर्ट। तो सबसे सही ऑप्शंस की बात करूँ मैं तो वो है आपका वाइगोत्स्की साहब। वाइगोत्स्की साहब जो है वो आपके सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया है उन्होंने, और अंतःक्रिया को बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं जो है वाइगोत्स्की साहब। कहते हैं, वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि एक बालक है, यदि वो किसी चीज़ में फंस रहा है, ठीक है, किसी चीज़ में फंस रहा है और वो किसी अपने जो है अपने से, अपने गुरु से या किसी के द्वारा उसे क्या मिल जाती है? मदद मिल जाती है। क्या मिल जाती है? मदद मिल जाती है। तो जो बालक है इस चीज़ को क्या कर लेता है? सीख लेता है। तो मतलब सामाजिक अंतःक्रिया, बच्चे जो होते हैं समाज में ढल कर, वातावरण में ढल कर चीज़ों को सीख पाते हैं। ठीक है, इन्होंने ही ZPD के बारे में भी बताया है फ्रेंड्स, वाइगोत्स्की साहब ने ही। ठीक है, और ऑप्शंस के बारे में आपको पता है, ये मैंने स्किनर के बारे में बता दिया, मैकडूगल साहब के बारे में बता दिया। आलपोर्ट बचे, तो आलपोर्ट जो है इन्होंने व्यक्तित्व का सिद्धांत इन्होंने भी दिया है। ठीक है, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया है लेकिन अलग अलग दिया है। तो इन्होंने व्यक्तित्व का सील गुण सिद्धांत दिया है। कौन सा? सील गुण सिद्धांत। ये बहुत ही बेसिक है, फिर भी मैंने चाहा कि मैं आपको बता दूँ ताकि अगर आप कन्फ्यूजन में हैं तो आप क्लियर कर पाएँ। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? वही फिर से सृजनात्मकता मैंने इसलिए लिया, आपको पता है मैंने किस लिए लिया, क्योंकि क्रिएटिविटी, आपको चीज़ें याद हो जाएं बस, क्योंकि अब लास्ट टाइम में आप कोई रिस्क नहीं ले सकते कि कन्फ्यूजन में है तो छोड़ दें। कोई कन्फ्यूजन में है चीज़ तो आपके पास फ्रेंड्स बुक हैं, मोबाइल्स हैं, आप कहीं से उसको सर्च करके पढ़िए, क्लियर करिए, लेकिन उसको क्लियर करिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में हमें कन्फ्यूजन जो छोटी छोटी होती है, अधिगम जो है अधिगम के बारे में, जैसे मनोविश्लेषणवाद मैंने बताया, आपको सारे नाम तो पता है, सारे सिद्धांत के नाम पता हैं, सारे मनोवैज्ञानिक के नाम पता हैं, परिभाषाएं भी कुछ लोगों की बढ़िया से पता है, लेकिन जब आप कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि मनोविश्लेषणवाद, ठीक है हमको सारे ऑप्शंस पता हैं, अब सारे ऑप्शंस में हमें ये नहीं पता है कि मनोविश्लेषणवाद तो है तो कोई ऐसी संरचना साइकोलॉजी की, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है तो, लेकिन किसने किया है ये कन्फ्यूजन में है। तो ये कन्फ्यूजन फ्रेंड्स न रहे, जो भी कन्फ्यूजन है तुरंत उसको क्लियर करिए। चलिए, तो बता रहा है क्वेश्चन में कि क्रिएटिविटी का तत्व नहीं है, भाग नहीं है, मौलिकता, धारा प्रवाह, विस्तारण, स्मृति। तो आप यही सोचिए, जब कुछ क्रिएटिव आप करने जाते हैं तो क्या पहले से सोच के रखते हैं, पहले से याद करके रखते हैं कि ये क्रिएटिविटी है? बिल्कुल भी नहीं। क्रिएटिविटी अचानक से होती है, आकस्मिक होती है, और वो क्रिएटिविटी संरचनात्मक भी होती है, आप सोच के रखे रहते हैं कि हम इसको करना है, लेकिन स्मृति आप उसको बिल्कुल इस तरीके से नहीं सोच सकते किस किस प्रोसेस से करना है। आप एक मॉडल करेंगे, आउटलाइन ड्रॉ करेंगे ना अपने मन में कि हमें इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले इन प्रोसेस से गुजरना होगा, तो स्मृति बिल्कुल भी नहीं होगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पूछ रहा है निगेटिव, और निगेटिव जो हो जाएंगे वो भाई भाई हो जाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है तो ये स्मृति को ले जाएगा। जो सृजनात्मकता का जो तत्व है वो स्मृति नहीं है, याद करना नहीं है। उसमें मौलिकता होती है, बिल्कुल भी बहुत ही शांत स्वभाव का वो व्यक्ति होना चाहिए जो क्रिएटिव मन में होता है,
क्रिएटिविटी जिसके मन में होती है वो बहुत ही शांत स्वभाव का होता है और अपने काम में बहुत मन लगा के काम करता है। धारा प्रवाह लगातार करता है, ऐसा नहीं कि एक हफ्ते हमने अब एडिशन साहब होते एक हफ्ते कोशिश करते फिर फिर एक हफ्ते 2 हफ्ते छोड़ देते कि मतलब नहीं अब बल्ब का आविष्कार होता रहेगा क्या करना है, लेकिन वो ऐसा नहीं, वो रेगुलर उस बेसिक पे काम कर रहे थे ना। विस्तारण, बिल्कुल भी विस्तारण होता है कि अगर ये चीज़ गलत हुई तो फिर इसको किस तरह से हम सही कर सकते हैं, अगर ये फिर भी गलत हुई तो फिर इसके साथ हम क्या करेंगे कि ये चीज़ सही होगी। ठीक है, तो विस्तारण होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। बालक खिलौनों का अदला बदली करके खेलना हरलॉक के अनुसार किस वर्ष से शुरू करता है? ऑप्शन देख लेते हैं पहले। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष। तो ऑप्शंस आपका सही है तृतीय वर्ष। ठीक है, अब हरलॉक साहब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनके कुछ विकास के सिद्धांत हैं। इन्होंने व्यक्तित्व के विकास का सिद्धांत दिया, सील गुड सिद्धांत में इन्होंने व्यक्तित्व के विकास का सिद्धांत दिया है बहुत से, जैसे निरंतरता का सिद्धांत तो आपके थॉर्नडाइक साहब ने दिया है। तो विकास का सिद्धांत इन्होंने बहुत से दिया है, जैसे व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत इनका है। ठीक है, तो पहले हम हरलॉक साहब की जो है उन्होंने विकास के जो सिद्धांत दिए हैं वो है आपका पहला जो है शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा फ्रेंड्स। शैशवावस्था को इन्होंने सिर्फ 2 सप्ताह का माना है, 2 सप्ताह या कि 14 दिन का माना है। ठीक है, शैशवावस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसको लिख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए इसको आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाल्यावस्था को इन्होंने शैशवावस्था के बाद इन्होंने बचपनावस्था किया है। ठीक है, बचपनावस्था। ठीक है, और इसको इन्होंने 2 वर्ष का माना है। ठीक है, उस 14 दिन से लेके 2 वर्ष का माना है। ठीक है ना, जन्म से लेके 2 वर्ष माना है फ्रेंड्स, बस 14 दिन का इन्होंने शैशवावस्था माना है। 14 दिन जो होता है बच्चा बहुत ही ज़्यादा अनकॉन्शियस माइंड में होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि हम कहाँ आ गए हैं। फिर जब अनुकूल हो जाता है 14 दिन के बाद बच्चा धीरे धीरे अनुकूल हो जाता है ना, ये हरलॉक साहब कहते हैं। अब इन्होंने ये कहती हैं कि जो पूर्व बाल्यावस्था को इन्होंने 2 भाग में बांटा है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है ना, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था को इन्होंने 6 वर्ष कहा है और उत्तर बाल्यावस्था को इन्होंने 12 वर्ष को कहा है। ठीक है, 6 से 12 वर्ष। आई होप आपको समझ में आया होगी। उसी तरह उन्होंने किशोरावस्था और पूर्व किशोरावस्था भी बताया, उत्तर किशोरावस्था भी बताया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके बारे ये थे आपके 10 क्वेश्चन हरलॉक साहब के बारे में, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी बेसिक, अब किसी टेट में पूछने के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया आपको। और डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर जाके वीडियो पीबी एजुकेशन सिस्टम चैनल पे जाके विजिट करें, आपको बारी बारी से सभी के जितने भी टॉपिक्स हैं आपको मिल जाएंगे। खासकर CDP से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बना चुकी हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।